Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Vishal, Priyanka, Mithi, Nandan, Sumit, Chandan, very good afternoon. I am audible and visible you all properly. Good afternoon. मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है बिल्कुल क्लियरली? एक बार बता दीजिए कमेंट सेक्शन में. गुड आफ्टरनून दीपिका, सीमू, गौरव बाबू. गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून हो गया अभी तो. गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून पूजा, सोनू, शालिनी, कविता. चलिए जी. सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं. और पैराजम्बल्स के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया था. कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे और आज के लिए भी क्वेश्चंस तैयार हैं. तो ये वार्म अप क्वेश्चंस जो हमारे थे वो कितने हो गए थे? 4 क्वेश्चंस हुए थे ना. 1 2 3 4, यस. और देखिए मैं इसका भी नोट्स जो है ना वो सेव करते चल रहा हूँ, क्लास नोट्स. तो उसके लिए टेंशन मत लेना, ये ऑलरेडी मैं इसीलिए सेव करते चल रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको फिर डिस्कशन के बाद मिल जाएंगे. जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तब एक साथ दे दूंगा मैं. तो अब आज के लिए हमारे पास 28 27 क्वेश्चन और हैं. 27 और 8 कितने हो गए? 35 क्वेश्चन हैं आज के लिए टारगेट. ठीक है. बेबी, आई एम बिलोंग टू बिहार. सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है. कोई बात नहीं बेबी. पहली बात तो आई एम बिलोंग नहीं, आई बिलोंग होता है सीधा. आई बिलोंग टू. ठीक है ना. 2 दिन से इंग्लिश नहीं पढ़े आपसे सर, मज़ा नहीं आ रहा है. चलो, आज मज़ा आना शुरू हो जाएगा. तो चंदन कह रहे हैं सर एक बार क्विक रिव्यू कर दीजिए. बिल्कुल, मैं क्विक रिव्यू कर देता हूँ. जितने नए लोग जुड़े हैं आपका भी वेलकम है. और आपकी जानकारी के लिए, हम अभी तक हमने वोकैब और ग्रामर के बेसिक्स किए थे, जिसको फाउंडेशन कह सकते हैं, प्राइमर कह सकते हैं आप. और जो आपका पहला टॉपिक है बैंकिंग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैराजम्बल्स, वो अभी जस्ट शुरू हुआ है. एक क्लास हुई है उसकी, मिट्टी भुरभुरी करने के बाद लैंग्वेज के दोनों पिलर्स की. और पैराजम्बल्स के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हमने किया था. पैराजम्बल्स होता क्या है? एक पैराग्राफ किन से बनता है भाई? सेंटेंसेस से बनता है. सेंटेंसेस को आगे पीछे करके देते हैं, यानी जंबल करके देते हैं, और आपको अनजंबल करके एक कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना होता है. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जो है ये मैंडेटरी पेयर्स की है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी. यानी वो कुछ कॉमन कीवर्ड्स या इंडिकेटर्स जो हमें सेंटेंसेस को जोड़ने में मदद करते हैं. सबसे पहला पॉइंट हमने नाउन और प्रोनाउन का देखा. यानी जब भी पैराजम्बल्स के क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आपकी आंखें प्रोनाउन ढूंढनी चाहिए. कहाँ पे ही, सी, हिम, इट, देम कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, या जिसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, या आपके पास कोई रिलेटिव प्रोनाउन अगर है, विच, हु, हुम, तो आप देखते हो ये किसको रिलेट कर रहा है. तो जब आप ये देखेंगे तो जाहिर तौर पे किसी न किसी नाउन का जिक्र होगा. नाउन के बाद ही प्रोनाउन का इस्तेमाल इन जनरल होता है. बाकी एक्सेप्शंस की चर्चा मैंने कर दी है, तो मैं एक बार क्विक रिव्यू कर रहा हूं बस. अगला, अगेन, दिस, दैट, दीज, दोज, सच जैसे वर्ड से आपको मदद मिलती है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि ऐसे शब्द हमेशा किसी पहले मेंशन हो चुकी बात की तरफ इशारा करेंगे. जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो सेंटेंस पहले आएगा, उसके बाद आप दिस, दैट, दीज, दोज, सच वाले इस्तेमाल वाले सेंटेंस को लगा सकते हैं. तो यहां से भी मदद मिलती है आपको. फिर हमने आर्टिकल का इस्तेमाल देखा कि भाई आर्टिकल में ए और एन का इस्तेमाल एक ओपनिंग सेंटेंस में हो सकता है, बिकॉज इनडेफिनेट आर्टिकल के जरिए हम जनरली जनरल बात करते हैं. राइट, अ स्टूडेंट शुड बी लाइक दिस. जैसे वो संस्कृत में एक श्लोक है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम. सो दिस इज वॉट अ स्टूडेंट शुड बी लाइक दिस. अ स्टूडेंट शुड हैव दीज ट्रेट्स, यू नो. सो दिस इज वो वाली एस्पेक्ट की एक जनरल स्टेटमेंट से आप शुरुआत कर सकते हैं पैराग्राफ की, और फिर हम स्पेसिफिक होते हैं, अपना स्कोप जो है वो स्पेसिफिक करते हैं. तो ये कैन बी यूज इन ओपनिंग, बट डेफिनेट आर्टिकल द किसी पहले मेंशन हो चुकी बात की तरफ इशारा करता है, इसलिए इन जनरल ओपनिंग सेंटेंस में द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. लेकिन हमने हर बात का एक्सेप्शन देखा था. अगर सेंटेंस की शुरुआत ही किसी ऐसे शब्द के साथ हो रही है जिसका ज्ञान आपको ऑलरेडी है कि उनके पहले द का इस्तेमाल होता है, कॉन्टिनेंट्स के नाम के पहले, सेलेस्टियल बॉडीज के नाम के पहले, कोई धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले, और तो द लगा हुआ है अगर उन नामों के पहले, तो वो बिल्कुल जायज है ओपनिंग सेंटेंस में भी. उसके बाद हमने कंजंक्शन का इस्तेमाल देखा था. भाई शब्द सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है, कंजंक्शन का काम जोड़ने के लिए होता है. तो ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो पेयर में इस्तेमाल होते हैं, आप उनसे मदद लेते हैं. उसके बाद हमने फुल नेम और हाफ नेम की बात देखी थी कि आप नेम से भी मदद ले सकते हैं, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको मिलेंगे. जैसे अगर ऊपर के सेंटेंस में हाफ नेम इस्तेमाल हुआ है तो ये अंडरस्टैंडेबल है. अगर वो लैटर पार्ट है, जैसे सेकंड नेम जिसे हम कहते हैं, या टाइटल है जो,
और किसी और लाइन में वो थर्ड वर्ड के साथ या सेकंड वर्ड के साथ एक और वर्ड दिया, तो आपको पता लग गया कि बिना पूरे नाम वाले सेंटेंस के लिखे आप हाफ नेम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वही आखिरी पॉइंट भी था, फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म दिखाई दे, क्योंकि ये सब चीजें दिख जाती हैं, एक्रोनिम में लिखी होंगी बड़ी बड़ी, सीबीआई, तो आपको पता है कि अगर सीबीआई का जिक्र मुझे 3 सेंटेंस में दिख रहा है और 2 सेंटेंस में सीबीआई लिखा है और एक में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी लिखा है सीबीआई के पहले, तो आपको ये बात समझ आ गई कि वो सेंटेंस हमेशा ऊपर आएगा जिसमें फुल फॉर्म का जिक्र हुआ है। रीजन बीइंग, यू कांट टेक योर रीडर फॉर ग्रांटेड कि इनको तो पता ही होगा सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो वो आप नहीं ले सकते फॉर ग्रांटेड उसको। तो ये बेसिक बातों का जिक्र हुआ था। उसके बाद हम क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट, ये सब डिस्कशन का पार्ट। और आज आज की भूमिका भी आपको बता दूं क्या करने वाले। ये वार्म अप क्वेश्चंस कुछ और बचे हैं छोटे छोटे, 4 स्टेटमेंट के, वो करने के बाद फिर आज की शीट शुरू होगी। इसमें मैंने आपको कहा 27 क्वेश्चंस हैं, लेकिन खास बात ये है इस पर्टिकुलर शीट की, एक तो आपको थोड़े सेंटेंसेस बड़े दिखाई देंगे और साथ ही साथ इसमें चारों लेटर्स जो हैं वो ओपनिंग के लिए हैं। मतलब आप अगर ऑप्शन देख रहे हो तो CDAB आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो ये एक अलग तरह का चैलेंज है, बिकॉज कई बार मन में ये होता है कि इफ ऑल द लेटर्स आर बीइंग यूज्ड एज ओपनिंग स्टेटमेंट दैट क्वेश्चन बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। तो आपको लगता है क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है यार। अगर मान लो मुझे 2 ऑप्शन मिला होता A और B, तो मुझे पता है कि C और D ओपनर नहीं है, तो कम से कम A और B पढ़ करके हम तौल लेते दोनों को। वी कैन वे बोथ द ऑप्शंस कि भाई इनमें से कौन जो है ओपनर बनने लायक है, और आपका काम आसान हो जाता है कई बारी। और हमें यहां लगता है कि अब चारों स्टेटमेंट ओपनर है तो यार बड़ा मुश्किल काम है। आई नीड टू रीड ऑल द 4 सेंटेंसेस, देन आई विल बी इन द पोजीशन टू चूज कि भाई कौन से सेंटेंस को हम चूज करें। बट ऐसा नहीं है। अ, चारों से अगर शुरुआत हो रही है ऑप्शन के अंदर, तो वो खेल कई बार आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस में आपको दिस दिख गया, दैट दिख गया, दीज दिख गया, 3 में आपको पता है कि यार ये तो बिल्कुल नहीं होने वाले, फटाफट तो आप टिक मार के 5 सेकंड में आगे निकल सकते हो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और मैंने आपको कहा था कि मैं इस टॉपिक से कम क्लास में आपको ये मान के चलें कि क्लोज टू 100 क्वेश्चंस तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। अभी 4 की शुरुआत हो रही है, 5 6 वहां तक भी पहुंचेंगे अगली क्लास में। ये पूरा वीक हमारा जाने वाला है पैराजम्बल्स के लिए ही, और इतने क्वेश्चन करा करके आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूंगा कि आप एक पैराग्राफ के लॉजिकल कॉन्टिन्यूएशन को पकड़ने में एक्सपर्ट हो। ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद जहां पे हमें खुद ऑर्डर बनाना हो वो क्वेश्चंस भी करेंगे, जिसको हम टीटा क्वेश्चन टाइप बोलते हैं, टाइप इन द आंसर। सो आइए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। पहले हम कंप्लीट करेंगे इन क्वेश्चंस को। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात और भी, चलो सारी बात कर ही ली जाए। एक छोटी सी बात और जो इस क्वेश्चन के शुरू होने से पहले बता दूं, शायद आपको जानकारी तो मिली गई होगी ऐप के ऊपर, स्पोकन बैच जिसकी बहुत लंबे समय से डिमांड थी, वो बैच आ चुका है। और आपके लिए एक सहूलियत उसमें ये रखी गई है। अब देखिए, ये बैच था, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। ये जो डिस्काउंटेड फीस होती है वो कल शाम 7 बजे तक थी, लेकिन क्योंकि मेरी आपसे मुलाकात हुई नहीं थी, मैंने टीम को रिक्वेस्ट किया कि भाई कम से कम मैं अपने बैचेस में तो बोल दूं। जो हमारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको लंबे समय से इस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब वो बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो ये VOD बैच है, वीडियो ऑन डिमांड, आपको पता है रिकॉर्डेड है। तो जो लास्ट मेरा बैच आया था, पहला बैच था स्पोकन का, उसकी सारी क्लासेस आपको यहाँ पे बैच परचेज करते ही मिल जाएंगी। बहुत सारी काम की चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको पता है, बीइंग अ बैंकिंग एस्पिरेंट, GD इंटरव्यू, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव स्पीकिंग, ये सब आपके बहुत जरूरी ट्रेट्स हैं। और उस पे अगेन कई बार जो बात होती है ना कि मेंस क्लियर कर लिया और अचानक इंटरव्यू आ गया, पहला इंटरव्यू है, कभी तैयारी नहीं करी, और जिंदगी में जो बदलाव आने में टाइम लगता है वो 20 दिन में बदलाव नहीं आते। तो ये एक कोर्स आपके लिए बहुत सटीक कोर्स है, जिसको आप जरूर परचेज कर लीजिए। मतलब मेरे लिए, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। और सारी चीजें इसमें साफ साफ लिखी हुई गई हैं। जैसे मैं हर समय हर चैप्टर टॉपिक के साथ सबसे पहले चैलेंजेस की बात करता हूँ। बीमारी क्या है, हम बीमारी का पता करते हैं तब दवा की तरफ जाते हैं। तो वो काम मैंने इस बैच में भी किया था, जो एक्चुअल चैलेंजेस हैं। इस स्पोकन का मतलब यहाँ पे कोई टेम्पलेट नहीं रटाया गया है आपको कॉल सेंटर वाले अंग्रेजी की तरफ। इट इट दिस बैच डील्स इन विद रियल स्टफ, राइट, जो एक्चुअल हमारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजर स्पोकन, फिर लिसनिंग को कैसे इंप्रूव करें, MTI को हटाने की चीजें, प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, वोकल इंटोनेशन, एनर्जी, वोकैबलरी का क्या रोल है इफेक्टिव स्पीकिंग में, ग्रामर पंक्चुएशन का क्या रोल है, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसका इंपॉर्टेंस, बॉडी लैंग्वेज और एटिकेट्स के ऊपर सेशंस हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप एक्टिविटीज जो आपके
सिलेक्शन का आखिरी पड़ाव है। तो मैं बताऊं, इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर कम से कम मुझे लगता है 10 क्लासेस तो सिर्फ इंटरव्यू और जीडी के ऊपर हैं, बहुत डिटेल मैनर में। जीडी के भी जैसे अलग अलग लेवल होते हैं। लेवल 1 में आपके पास एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, लाइक जिस तरीके से आरक्षण के ऊपर पूछ लिया, करप्शन के ऊपर पूछ लिया, ये बहुत बेसिक लेवल है। उसके ऊपर जब थोड़ा सा आगे आप बढ़ते हैं तो फिर करंट अफेयर्स बेस्ड जीडी आती है, राइट। जो सबसे टफेस्ट लेवल होता है वो एब्स्ट्रैक्ट जीडी के टॉपिक्स होते हैं। सो आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रुप डिस्कशंस। अलॉन्ग विद दैट जो कंटेंट क्रिएशन का मेथड है, जैसे वेब मेथड मैंने डिस्कस किया है, व्यू पॉइंट ऑफ अफेक्टेड पार्टीज, स्पेल्ट मेथड डिस्कस किया है, के डब्ल्यू ए अप्रोच डिस्कस किया है कि किस तरीके से 2 मिनट के अंदर कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो कहने का मतलब बहुत रिच एक्सपीरियंस होगा। इंटरव्यूज में भी केस स्टडीज, मेरा तो पहले प्लान ये था कि भाई मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू कर पाऊं, बट वो फिजिबल नहीं होता। इन बैचेस में हमारे हजारों स्टूडेंट जो हैं वो एनरोल होते हैं, इसीलिए फीस कम रखी जाती है, तो वो फिजिबल नहीं था मेरे लिए। दैट इज वाई आई हैव डिस्कस्ड केस स्टडीज एज वेल। जो मेरे स्टूडेंट्स, चाहे वो जो आईएम कॉल गेटर्स थे, जो उनको इंटरव्यू किया हो, या जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, आईबी के हैं, पुलिस सर्विसेज में हैं, राइट। तो उन तरह की केस स्टडीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं कि कैसे क्वेश्चन को आंसर किया जाता है इंटरव्यू के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे बात ज़्यादा नहीं करूँगा, आप जा करके देखें, वहाँ पे चीज़ों को समझें, ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए जी, तो आज शाम तक एक्सटेंड करा दिया था मैंने, इसीलिए तो कोशिश ये करिएगा कि अगर लेना होगा या किसी को भी अगर अंग्रेजी को बेहतर करना है खास तौर से, तो मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट your interviews, but in general, when you get into the professional world, it's all about effective communication. You do know this thing, you do understand the importance of effective communication. करियर ग्रोथ में आप अगर बात करें तो 85% रोल आपके सॉफ्ट स्किल्स का होता है एक लेवल के बाद। और ये बहुत सारे लोगों की समस्या है, बड़े होने तक बड़ी समस्या रहती है, ग्रेजुएट हो गए, वर्किंग एनवायरनमेंट में है, काम कर रहे हैं, शर्म बहुत आती है, हेजिटेशन बहुत है। तो बहुत सारी चीजें इसमें डिटेल्ड मैनर में डिस्कस की गई, प्रोनाउंसिएशन का पूरा। जैसे आप देखो यूएसई, अब ये यूज भी है और यूज भी है, यानी वही स्पेलिंग जब नाउन के तौर पे इस्तेमाल होती है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, वर्ब के तौर पे अलग है। तो बहुत बारीकी में मैं इन चीज़ों के गया हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा। तो किसी को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं जिनको लैंग्वेज को बेहतर करना है, ये सारी चीज़ें सीखनी है। आइए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की फटाफट। तो यहां तक हो चुका था, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। और क्या टाइमर लगा दूं क्या आज, टाइमर के साथ डिस्कस करें, थोड़ा सा मजा आएगा ना, जोश। चलिए जी, आंसर करिए, 15 सेकंड से ऊपर की औकात नहीं इस क्वेश्चन की। पूजा फीस 7,999 है, 799 में आपको मिल जाएगा शाम 7 बजे तक। ये करीब 45 घंटे के करीब का कोर्स है, 45 घंटे से ऊपर का ही होगा। चलिए जी, टाइम इज अप, आंसर कर दिया आपने। अब देखो, जो चीजें सीखी हैं क्या उसका इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आपको। इफ द मिक्सचर, अभी क्या बात हुई, ओपनिंग स्टेटमेंट में द का इस्तेमाल इन जनरल नहीं होगा, ये किसी खास मिक्सचर की तरफ इशारा कर रहा है, यानी ए ओपनर नहीं है यहां पे। फाइनली एड सुगर, ये वर्ड बता दिया, फाइनली लास्ट में आएगा, एड सुगर एंड नट। सो बी भी ओपनर नहीं होगा, राइट। बॉयल मिल्क इन अ हैवी बॉटम्ड पैन एंड एड राइस, राइट। सो यहां पे अब सी और डी के बीच में आपको चूज करना है, किसके साथ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। मैं यार, खीर बनाने की बात है, मैंने आपको कहा था सीक्वेंस ऑफ इवेंट पकड़ना है। तो बॉयल मिल्क इन अ हैवी बॉटम्ड पैन एंड ऐड राइस, राइट। एक हैवी बॉटम्ड पैन में दूध को उबालो और उसमें चावल मिला दो। कुक फॉर अबाउट 20 minutes, stirring every once in a while till the mixture thickens. इफ द मिक्सचर बिकम्स टू थिक, एड मोर मिल्क। ठीक है ना, 20 मिनट तक उसको चलाते रहो, और जब तक मिक्सचर जो है वो थिक ना हो जाए, और अगर ज्यादा ही थिक हो गया है तो थोड़ा और दूध मिला दो। तो वही वाली बात कि इसके बाद ए आ गया, और फिर भी फाइनली एड शुगर एंड नट्स एंड योर खीर इज रेडी। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, 5 सेकंड से ज्यादा की औकात नहीं थी इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आइए, फिर से घड़ी चला देता हूं मैं। चलिए 30 सेकंड का टाइम देता हूं, कई सारे लोग शायद पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो, थोड़ा सा लीनियंट रहूंगा मैं।
चले, टाइम इज अप। सबसे पहला काम वही बात, एलिमिनेशन करना है, द फर्स्ट ऑफ दीज स्टेट्स। ये मतलब चार वर्ड देख करके ही आपको पता लग गया कि एक ही औकात नहीं ओपनर होने की, ठीक है। और फिर बी कह रहा लाइक ऑल रिलेशनशिप्स इट इज ऑल्सो, इट प्रोनाउन है और ऑल्सो भी लगा हुआ, ये भी। अब ये इट किसकी तरफ इशारा कर रहा है नहीं पता, यानी बी भी ओपनर नहीं है। अब सी ओपनर है, दो ऑप्शन आपके पास हैं सी के साथ, आपने देखना है कि सी के बाद क्या आना चाहिए। फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड रिलेशनशिप्स ऑन अर्थ, लाइक ऑल रिलेशनशिप्स। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, सी के बाद बी और सी के बाद डी चॉइस है। 10 वन मस्ट बी रिलायबल, 10 लगा हुआ है, ये जनरली कंक्लूडिंग है। 10 फाइनली, तो ये जनरली कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है, सीधा आप कंक्लूजन पे जंप नहीं कर दोगे बात को स्टार्ट करके। तो आप यहां बता रहे कि फ्रेंडशिप जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड रिलेशनशिप्स है ऑन अर्थ, और लाइक ऑल रिलेशनशिप्स इट इज आल्सो। अब आपको समझ में आ गया कि ये इट प्रोनाउन किस नाउन की तरफ इशारा कर रहा था, ये फ्रेंडशिप की तरफ इशारा कर रहा था। इट इज आल्सो गवर्न्ड बाय सम वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स, जैसे कि हर संबंध में होता है, ये संबंध भी यानी दोस्ती वाला संबंध भी कुछ वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स के साथ गवर्न होता है। तो कहने का मतलब पता है आपको, एक मैं छोटी सी बात बताऊं, चाहे कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, 6 स्टेटमेंट 7 स्टेटमेंट्स, इफ द ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड यू नीड टू रीड हार्डली 3 स्टेटमेंट्स। 3 सेंटेंस तक पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आप खुद ही देखें यहाँ पे कितना पढ़ना पड़ा, 2 सेंटेंस पढ़ना पड़ा बस हमें, राइट। सी के बाद बी पे गए, आप टिक मार के निकल गए। एडी तो अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए पढ़ रहे हैं आप। द फर्स्ट ऑफ दीज, अब मैं अगर आपसे पूछूं ये दीज मुझे बताओ, ये दीज जो है वो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन किस नाउन की तरफ इशारा कर रहा है आंसर में, ये दीज किसके लिए लगा हुआ है, टेल मी। ये दीज किसको रेफर कर रहा है, बिकॉज दिस दैट दीज दोज इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। नजर आ रहा है भैया, प्रिंसिपल्स की तरफ इशारा कर रहा है कि ये क्या लिखा है कि ये जो संबंध है दोस्ती वाला, ये भी कुछ वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स के अनुसार गवर्न होता है। और इन प्रिंसिपल्स में से जो पहला है वो क्या कहता है, रिलेशनशिप नहीं है। देखो ये यही है ग्रामर की समझ का इस्तेमाल। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, प्रिंसिपल। साहिल ने आंसर किया है, गौरव ने आंसर किया है, शुभम ने आंसर किया, और अब तो मैंने बोल भी दिया, सुमित ने आंसर किया है। रिलेशनशिप फ्रेंडशिप की तरफ नहीं इशारा कर रहा भाई मेरे। फ्रेंडशिप जिसने भी कहा है, विशाल कह रहे हो, शिल्पा ने रिलेशनशिप कहा है, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप दे आर व्हाट, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और सिंगुलर है। फ्रेंडशिप्स तो नहीं लिखा ना, और ना तो रिलेशनशिप्स लिखा है, तो आपको दीज कैसे इशारा करेगा उसकी तरफ, खुद सोचो। दिस और दैट सिंगुलर के लिए होता है और दीज प्लूरल के लिए होता है। तो ये प्रिंसिपल्स की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई इसने क्या कहा कि ये जो फ्रेंडशिप है ये भी कुछ वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स के द्वारा गवर्न होती है, और इनमें से जो पहला प्रिंसिपल है वो क्या कहता है। अब देखो, इसीलिए दीज में से फर्स्ट फर्स्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगा हुआ है, और इनमें से पहला प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट द ओनली वे टू हैव अ फ्रेंड इज टू बी वन, कि अगर आप एक दोस्त रखना चाहते हैं तो पहले खुद आपको दोस्त बनना पड़ेगा। और लास्ट में डी आ गया, 10 वन मस्ट बी रिलायबल एज अ फ्रेंड टू एक्सपेक्ट रिलायबिलिटी इन अदर्स। तो इसलिए अगर आप एक दोस्त के तौर पे दूसरे को चाहते हैं कि वो रिलायबल रहे, आप उस पर विश्वास भरोसा कर सकें, तो आपको खुद एक विश्वस्त इंसान पहले बनना पड़ेगा। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं पूछता रहूंगा कि आपको थोड़ा ध्यान रहे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रिंसिपल्स के लिए दीज था, वो प्लूरल है। चलिए टाइम इज अप। ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया आपने। सो आई हैड डिसाइड, ए तो है ही नहीं है, टेंशन ही खत्म है। आपको ऑप्शन हमेशा देखना है कि मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है। इट टुक अस 2 मंथ टू डिजाइन द प्लेस, इस चीज में हमें 2 महीने लगे। द प्लेस यानी किसी खास प्लेस की बात कर रहा है, बिना उस प्लेस की मेंशन के आप द प्लेस नहीं कह सकते। तो ये पता लग गया कि ये कॉन्टिन्यूएशन वाली लाइन है, ये ओपनिंग नहीं है। तो ए ऑप्शन गायब है, रेस से बाहर है। डी कह रहा है आई डिसाइडेड टू परस्यू दिस आइडिया, वही देखो वही सारी चीजें जो 6 पॉइंट लिखा है उसी से मदद मिल रही है आपको। कौन सा आइडिया भाई,
बिना उस आइडिया के मेंशन के थोड़ी करोगे, तो डी भी बाहर हो गया। यानी दो वर्ड देख के चार में से दो कचरे बाहर। अब हमें ये पता है कि यार सी ओपनिंग स्टेटमेंट है, अब कॉन्फिडेंस से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ द थिंग्स आई रियली मिस्ड आउट व्हेन आई सेट अप होम इन मैरीलैंड was a restaurant that served authentic Indian food, right? तो अब आप देख रहे हो, जो अभी आपने सीखा है पीछे, जो ग्रामर प्राइमर मैंने आपको कराया जिससे आपकी रीडिंग आसान हो जाए, उसका आपको फायदा यहाँ पे नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पूछूं कि वन ऑफ द थिंग्स आई रियली मिस्ड व्हेन आई सेट अप होम इन मैरीलैंड वाज, अब ये वाज का, वाज किसका वर्ब है, ये किसके लिए वर्ब है, ये वन के लिए वर्ब है। वन ऑफ द थिंग्स आई रियली मिस्ड वॉज अ रेस्टोरेंट। अब ये व्हेन आई सेट अप होम इन मैरीलैंड, ये आपका एडवर्बियल फ्रेज हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ऊपर कहानी आ गई कि भाई चीजों में से जो एक चीजें मैंने बहुत मिस की जब मैंने अपना घर मैरीलैंड में बनाया, वो क्या था, एक रेस्टोरेंट मिस किया जो कि ऑथेंटिक इंडियन फूड सर्व कर रहा होता। अब उसके बाद आपके पास दो चॉइसेस हैं, सी ए और सी बी। तो अब देखो यहां पे लिखा हुआ है इट टुक अस 2 months टू रीडिजाइन द प्लेस टू सूट आवर नीड्स। क्या लग रहा है आपको, सी के बाद किसके साथ जाने वाले हो, ए के साथ? सो आई हैड थॉट्स ऑफ सेटिंग अप एन इंडियन रेस्टोरेंट देयर विद माय वाइफ सपोर्ट। बिल्कुल ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल कॉन्टिन्यूएशन है कि वहां नहीं था, मिस किया उसने, तो सो इसलिए। अब देखो यही रटने वाली चीजें खराब हो जाती हैं। अब बच्चा अगर मान लो रट लिए कि 100 10, मैंने इसीलिए इन जनरल में बोलता हूं। अगर आपने ये रट लिया कि नहीं 100 है, तो ये तो लास्ट में आना चाहिए, तो ये चीजें डेंजरस हैं हमारे लिए। हमें रटना कुछ नहीं है, लैंग्वेज है ये। इसलिए मेरे दिमाग में ये विचार आया कि हम एक इंडियन रेस्टोरेंट जो है वो सेटअप करते हैं देयर। अब देयर देखो, ये भी आपका एडवर्बियल, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कहां के लिए, मैरीलैंड के लिए। तो ये मैरीलैंड की तरफ इशारा कर रहा है उसके मेंशन। तो मैंने सोचा कि पत्नी पत्नी की मदद से वहां पे हम एक रेस्टोरेंट बनाएंगे। फिर डी आई डिसाइडेड टू परस्यू दिस आइडिया सीरियसली। कौन सा आइडिया, जिसका जिक्र ए में हो रहा है, तो सीधा सीधा एक कॉन्टिन्यूएशन है। मैंने एक सोचा कि भाई इसको सीरियसली परस्यू करते हैं, और मैंने एक ओल्ड बिल्डिंग खरीदी डाउनटाउन में। और अब आपको पता है कि भाई ये जो अभी हम बात कर रहे थे, ये ओल्ड बिल्डिंग जो है इसी के लिए लगा हुआ है, क्या, द प्लेस। तो ये जो द प्लेस था ये इस ओल्ड बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रहा था। तो हमने एक ओल्ड बिल्डिंग खरीदी और उस बिल्डिंग को अपने जरूरत के हिसाब से रिडिजाइन करने में हमें करीब 2 महीने लग गए। तो सी ए डी बी जो है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये इंसर्कल कर रहा हूँ, लाइनें खींच रहा हूँ, कि आप पहली बार भी अगर देख रहे हैं ना तो समझ लें कि ऐसे ही ये क्वेश्चन होते हैं। फटाफट एलिमिनेट करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, आगे बढ़ो। बहुत बक 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 बक। टाइम इज अप। बताइए, 10 सॉन्ग्स हैव आउटलिव्ड फिल्म्स। बी तो ओपन करेगा नहीं। अब देखो यहाँ दो ही चॉइस है, चॉइस देखा आपने, ए और डी, यानी बी और सी पढ़ने की हमें जरूरत भी नहीं थी। और अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 10 लगा हुआ है और हाउ एवर लगा हुआ है। तो 10 एक तरह से कंक्लूजन के लिए है, हाउ एवर थोड़ा ट्रांजिशन के लिए होता है, आप गियर बदल रहे हैं बात का। तो अब ए और डी में से आपको पहले चूज करना है। इन पॉपुलर इंडियन सिनेमा लिरिक्स आर टू म्यूजिक व्हाट द हार्ट इज टू द बॉडी, राइट। सो ये डी है आपके पास। और ए कह रहा है लिरिक्स हेल्प इन क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्टिव नैरेटिव सम कन्वेंशंस ऑफ व्हिच हैव बीन कैरीड ओवर फ्रॉम द टॉकीज ईरा। तो क्या लग रहा है, कौन ओपनिंग होना चाहिए, डी फॉर दिल्ली। इन पॉपुलर इंडियन सिनेमा लिरिक्स आर टू म्यूजिक व्हाट द हार्ट इज टू द बॉडी, lyrics help in creating a distinctive narrative, some conventions of which have been carried over from the talkies era. Thus, songs have outlived films in people's memories. However, songs seem to have acquired a musical grammar of their own, establishing an emotional chord with the listeners. तो आपको क्या बी और सी लग रहा है या सी और बी लग रहा है? अब देखो मैंडेटरी पेयर पकड़ना बड़ा जरूरी है। यहां लिखा हाउ एवर सॉन्ग सीम टू हैव अक्वायर्ड अ म्यूजिकल ग्रामर ऑफ देयर ओन, establishing an emotional chord with the listeners. Thus,
सॉन्ग हैव आउटलिव्ड फिल्म्स इन पीपल्स मेमोरीज। तो आपको ये पता लग गया कि सी के बाद भी आएगा, ये मैंडेटरी पेयर है, और यहां आपको दिख रहा है कि सी भी साथ में आया हुआ है। आप बी ऑप्शन पर टिक करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, सो यहां पे डी, इन पॉपुलर इंडियन cinema, lyrics are to music what the heart is to the body. However, songs seem to have acquired a musical grammar of their own, establishing an emotional chord with the listeners. Thus, songs have outlived films in people's memory. Lyrics help in creating a distinctive. क्वेश्चन परेशान करने वाला है, क्योंकि आपके कमेंट में से अभी किसी ने लिखा है कि सर सी और बी होगा, बी और सी नहीं होगा। तो बताओ क्या लग रहा है? कंक्लूजन में आप बी के पास जा रहे हैं, सॉरी सॉरी, हाँ, सी बी डी ए सी बी, किसके साथ जाना चाहिए? बी लास्ट में आएगा ना? हाँ जी, बिल्कुल। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि सी भी मैंडेटरी पेयर है। आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने जब लास्ट क्लास में बात की थी, इस बात का जिक्र किया था कि मैंडेटरी पेयर देख के हमें खुश नहीं हो जाना। हो सकता है वो मैंडेटरी पेयर, जितने आप समझदार हो उतना पेपर सेटर भी समझदार होता है। तो मैंडेटरी पेयर 2 से 3 ऑप्शन में देता है, और इसलिए आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि हम कहाँ पे उसको प्लेस करें। ठीक है, तो यहां ए के लास्ट में आने का कोई मतलब नहीं है, सी के बाद बी आएगा, राइट। और वो आपको यहां पे भी मिल रहा है, कोई इनकार नहीं है। डी यहां भी ओपन कर रहा है, तो ए पहले आएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। डी सी फॉर कैलकाटा करेक्ट ऑप्शन है। डी ए सी बी। इन पॉपुलर इंडियन सिनेमा लिरिक्स आर टू म्यूजिक व्हाट द हार्ट, और लिरिक्स हेल्प। वही वाली बात है ना, सीधा सॉन्ग्स पे कहाँ आ जाओगे आप? यहाँ लिरिक्स की बात हो रही है, तो फिर लिरिक्स के बारे में ऊपर बात कर रहे हैं कि लिरिक्स जो हैं वो एक डिस्टिंक्टिव नैरेटिव क्रिएट करते हैं, और उसके बाद कहानी फिर आगे बढ़ रही है। हाउ एवर सॉन्ग्स, अब आप देखो यहां पे जाकर के थोड़ा सा गियर बदल रहे हैं, इसलिए हाउ एवर लिखा हुआ है। सॉन्ग सीम टू हैव अक्वायर्ड अ म्यूजिकल ग्रामर ऑफ देयर ओन, इसीलिए लोगों को गाने याद रह जाते हैं। हो सकता है आपको 50 साल पुरानी फिल्म का गाना ध्यान में हो, लेकिन आपको यह ना ध्यान में हो कि वो किस मूवी से है। वही लिखा हुआ है ना कि सॉन्ग्स के अपना एक अलग म्यूजिकल ग्रामर होता है, जो कि लिसनर्स के साथ एक इमोशनल कॉर्ड स्टैब्लिश करता है, और इसीलिए सॉन्ग्स हैव आउटलिव्ड फिल्म्स इन पीपल्स मेमोरीज। सॉन्ग्स जो हैं वो लंबे समय तक रहती हैं, फिल्म में भूल जाती हैं, गाने आउटलिव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं हरविंदर, आप लेट थे। नेक्स्ट वन। अब सोने के बारे में, अब सोने के बारे में 4 सेंटेंस हम कनेक्ट नहीं कर सकते। देखो आप, सी, ए और बी। गौरव, आप लग रहा है नया ज्वाइन किया आपने, थोड़ा ग्रामर भी बताओ सर। बेटा इस टॉपिक से पहले ग्रामर ही हो रहा था 5-6 क्लासेस, थोड़ा नहीं बहुत बताया गया है। आप लेट हो गए थोड़ा। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज जो है उसकी शुरुआत बाद में होगी। पेपर में आपका रोल इन टॉपिक्स का ज्यादा होता है, लेकिन इन टॉपिक्स को समझने में ग्रामर और वोकेबलरी का बहुत रोल है, इसलिए उनको पहले डिस्कस किया है। किसके साथ जा रहे हैं आप? ABCD सारे क्यों कर रहे हो भाई? ये कह रहा है द ब्रेन इज एक्टिव टू ड्यूरिंग स्लीप, सेंडिंग मैसेज फॉर द हार्ट टू बीट रेगुलरली। द ब्रेन इज एक्टिव टू, ये टू लगा हुआ है, यानी पीछे से बात कुछ आ रही है। बी कह रहा है हाउ एवर द बॉडी यूटिलाइजेज द स्लीपिंग टाइम इफेक्टिवली। तो ना तो बी ओपन कर रहा है, ना सी ओपन, ना ए ओपन कर रहा है, और ना बी ओपन कर रहा है, यानी बी और सी ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब सी कह रहा है कि हम करीब अपना 1/3 समय जो है, 1/3 टाइम, वो सोने में बिता देते हैं, राइट। वी स्पेंड अबाउट द थर्ड ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग। अब द उसके बाद बी कह रहा हाउ एवर द बॉडी यूटिलाइजेज द स्लीपिंग टाइम इफेक्टिवली। तो अब ये ट्रांजिशन है कि इसमें कोई बड़े दुख और कष्ट की बात नहीं है कि कोई अगर कहे कि नहीं तुमने तो अपने जीवन का 1/3 हिस्सा, 1/3 सोने में बिता दिया। क्या किया तुमने जिंदगी में? भाई सोने से के फायदे हैं, सोओगे नहीं तो काम कैसे करोगे, जिंदा कैसे रहोगे, एनर्जी कहाँ से आएगी? तो इसीलिए यहाँ पे गियर बदल रहा है तुरंत कि हाउ एवर द बॉडी यूटिलाइजेज स्लीपिंग टाइम इफेक्टिवली। हम एक 1/3 यूज तो करते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है वो यूटिलाइज करता है स्लीपिंग टाइम को इफेक्टिवली। कैसे करता है अब वो आगे बताया जा रहा है। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड रिलीजेस हार्मोन्स फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ड्यूरिंग द नाइट।
द ब्रेन इज एक्टिव टू, राइट, ड्यूरिंग स्लीप। अब देखो वही वाली बात कि ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात कही जा रही, तो यहाँ टू लग गया। तो बहुत आसान सा है, CVDA था ये। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, कि ब्रेन भी एक्टिव रहता है सोने के दौरान, जो कि आपके हार्ट को लगातार सिग्नल भेजता रहता है कि भैया बजते रहो, सोया है ये आदमी, दफन नहीं हो गया, जिंदा है अभी। तो ब्रेन भी सोते समय एक्टिव रहता है, और सोने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि हमारे रिपेयर और ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। हाँ जी, नेक्स्ट वन, 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन। गौरव, मैं सबसे पुराना स्टूडेंट हूँ, तो जो गौरव भाई, तो फिर ये बातें क्यों कर रहे हो बताओ मुझे? सारे जवाब भी सही देता हूँ, आप खुद ही बता रहे हो, पर इन सेकंड समझ नहीं पाता, तो ये अलग समस्या है ना भाई, वो प्रेशर में आ जाते हो आप। प्रेशर में नहीं आना, मैं आपको आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये घड़ी इसीलिए लगा रखी है कि हम यहाँ चौड़ में टाइम नहीं है, आपके दिमाग को धीरे धीरे ट्रेन करना है ना इस क्वेश्चन के साथ। आप कोचिंग ले रहे हैं, मैं कोच हूं, तो मुझे आपके दिमाग को कोच करना है कि भाई तुम कैसे सोचो कम से कम समय में। तो ये प्रैक्टिस करके ही सीखेंगे, उसकी टेंशन न लो। अब तुम्हारे समस्या पता लगाओ कि उस मोमेंट में नहीं सोच पाते हो, टाइम लगता है भाई, धीरे धीरे चीजें नजर आएंगी। चलिए जी, तो यहां पे किसके साथ गए हैं आप, किस ऑप्शन के साथ गए हैं? गौरव तो बहुत ही कॉमन नेम भी है ना। हाँ देखो, ऊपर एक गौरव ने और लिख दिया, सर यहाँ 2 गौरव हैं, हो सकता है 3 भी हो भाई मेरे। डोंट वरी। चलिए जी, डी 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 ऑप्शन। तो मतलब द फ्रीडम मूवमेंट चेंज। अब देखो कैसे कैसे आपको पता लग गया, दिस सिचुएशन, ये एक वर्ड दिखाई दिया, सी ओपन नहीं कर सकता, गायब कर दिया, एक ऑप्शन गायब कर दिया। उसके बाद द नेशनलिस्ट नाउ बिगैन टू, नाउ यहां पे सीक्वेंस ऑफ टाइम है, बी ओपन नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी आपकी जीत अभी ये है, जैसे लोग पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट भी सही चूज करते हैं ना, तो ये आपके लिए बधाई का, आप बधाई के पात्र हैं। अब डी कह रहा है, अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट अग्री विद मेनी ऑफ द डिसीजंस दैट दे टुक। अब जैसे अभी गौरव भाई यहाँ कह रहे हैं कि सर ग्रामर भी बताया करो, उनका मजमून समझा मैंने। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, जो मैंने शुरुआत में ही पूछा, अगर ये दे मैं पूछूं, ये प्रोनाउन है, ये किस नाउन के लिए आया हुआ है बताओ मुझे? अंडर colonial rule the people had lived in fear of the British government and did not agree many of the decisions that they took। तो ये क्या, ये दे पीपल के लिए आया है या ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों के लिए आया हुआ है? तो कॉमन सेंस की बात है ना कि एंड डिड नॉट अग्री, ये पीपल के लिए है कि वो डिड नॉट अग्री, वो अग्री नहीं किए किनके डिसीजंस के द्वारा, जो अंग्रेजों ने लिया, तो ये अंग्रेजों के लिए है। ये सब छोटी छोटी चीजें समझ में आनी चाहिए। और फिर बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस। तो डी के बाद क्या नजर आ रहा है? ए ही नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो पीपल, मनीष ने पीपल लिखा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों ने लिखा, तो ये छोटी छोटी, रॉकी भी पीपल के पास पहुंच गए। भाई लोग डर रहे थे अंग्रेजों से, तो डिसीजन कौन लेगा? अंग्रेज डिसीजन ले रहे थे ना, हम गुलाम थे, तो हमारे लिए वो डिसीजन लेंगे। तभी तो लिखा बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर। अब मैं अगर पूछूं कि मुझे ये बताओ, ए वाले में जो दे लगा हुआ है, ये किसके लिए लगा हुआ है? तो भाई अब ये पीपल के लिए लगा हुआ है, ये दोनों दे पीपल के लिए लगे हुए हैं, ये दोनों ही दे पीपल के लिए लगे हुए हैं। लेकिन वो ग्रेव डेंजर का सामना उन्होंने किया अगर उन्होंने कभी भी कोशिश करी इन डिसीजंस को। अब अगेन देखो, दिस दैट दीज दोज, क्योंकि डिसीजंस की चर्चा यहां पे हो चुकी है, आया ना, तब उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि अगर लोगों ने उस डिसीजन को क्रिटिसाइज करने की कोशिश भी करी, तो उन्हें बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ते थे, बहुत खतरे का सामना उनको करना पड़ता था। सी, द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। अगेन देखो, अब मैं पूछूंगी दिस सिचुएशन किसकी तरफ इशारा कर रहा है? इस सिचुएशन की तरफ जो ऊपर लिखा गया है। लेकिन जो हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन था, मूवमेंट था, उसने सिचुएशन को चेंज किया। कैसे चेंज किया वो बी में लिखा है, ये मैंने वही कहा, सीक्वेंस ऑफ टाइम नाउ द नेशनलिस्ट नाउ बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, राइट। तो अब जो है खुलेआम तरीके से, बिल्कुल द ब्रिटिश, देखो कॉमन नाउन इसी के लिए तो लगा था दे, अब खुलेआम जो है उनके डिसीजंस की आलोचना करते थे, अब नहीं डरते थे। तो ये बदलाव आया। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन यही है ना, कौन सा, डी के है, क्या है? अंडर कॉलोनियल रूल बट द फेस, हाँ जी, DACB।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सी, बी और डी। ए ऑप्शन, an entire township Jharia is to be relocated because of the uncontrollable underground fires. These fires start mostly from burning trash close to coal pits. Then they spread as the unmined coal starts burning with oxygen drawn from pores and mine shafts. This is a grave threat as poisonous fumes of carbon monoxide rise up from underground fires. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली हैप्पी। गौरव का जवाब सबसे पहले आया। गौरव, ऋतु, शालिनी, पूजा, कविता, सिमू, प्रदीप। तो सी यहाँ पे ओपन कर नहीं रहा था। देखो दीज फायर्स, अब देख रहे हो आप, ये सब फायदे हैं आपको, तुरंत आपको नजर आ रहा है। दिस इज अ ग्रेव थ्रेट, किस दिस की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखो ये, अब मैं अगर पूछूं आपसे ग्रामेटिकली तो ये क्या है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है भाई, नाउन से पहले लगा है, और दिस इज आया हुआ है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हैं तो दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव ही, किसी पहले मेंशन हो चुकी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी सी और डी ओपन नहीं करेंगे। अब आप तुरंत पहुंच गए बी, बी ही ओपनर बचता है अकेला। यही चीज सीखनी कि आंखें इतनी तेज हों कि कचरे तुरंत बाहर करें। अब आप बी के पास पहुंचे, वहां देखा आपने कि भाई ये ओपनिंग स्टेटमेंट है कि जो झरिया की पूरी टाउनशिप है उसको रीलोकेट करना पड़ा क्योंकि अनकंट्रोलेबल अंडरग्राउंड फायर्स थी वहां पे। अब उसके बाद सीधा अगर आप लॉजिकल देखोगे, दीज फायर्स, अब यहां बात हो गई तो दीज फायर्स उसकी तरफ इशारा कर रहा है। बी और सी भी जो है यह मैंडेटरी पेयर है कि ज्यादातर दीज फायर स्टार्ट मोस्टली फ्रॉम बर्निंग ट्रैश क्लोज टू कोल पिट्स। और उसके बाद ये देन दे स्प्रेड, तो पहले जो है आग, अब देखो ये भी छोटी सी बात है कि आग की शुरुआत होना और आग का फैलना, इसी को क्या कहते हैं, यही है आपका सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो पहले आप स्टार्ट की बात करेंगे और फिर देन, तब दे स्प्रेड। अब ये दे किसके लिए आया है, ये फायर्स के लिए आया हुआ है। तब वो स्प्रेड होती हैं एज द अनमाइंड कोल, जो कोयला नीचे बचा रह जाता है जिसको माइन करके निकाला नहीं जाता, वो धीरे धीरे जलना शुरू करता है, राइट, जो ऑक्सीजन उसको मिलता है पोर से, माइन शाफ्ट से। और उसके बाद दिस इज अ ग्रेव थ्रेट, अब पूरी घटना के बाद कि भाई ये एक ग्रेव थ्रेट है क्योंकि जो पॉइजनस फ्यूम्स है कार्बन मोनोऑक्साइड के, वो अंडरग्राउंड फायर से राइज होते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन है वार्म अप वाली शीट का। बी, ए और डी, सबसे पहला काम एलिमिनेट करना। सी ऑप्शन नहीं हो सकता, किसी ने सी तो नहीं बोला है, नहीं अभी तक में तो सी नहीं नजर आया। तो देखो दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, उस तरह का पोल्यूशन विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड, राइट। तो इसका मतलब कि ओपनर नहीं है, पहले बात हो चुकी है किसी तरह के पोल्यूशन की, तो ए तो ओपन नहीं कर रहा। डी कह रहा है इन द लेटेस्ट केस अ व्हेल विद 40 किलोज ऑफ प्लास्टिक ट्रैश इन इट्स स्टमक डाइड इन, ये डी कह रहा है। और बी कह रहा है इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैव टैग्ड द फिलीपींस एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशन पोल्यूटर्स। सो कहने का क्या मतलब है कि आपको नजर आ गया कि डी जो है वो एग्जाम्पल की बात कर रहा है, इन द लेटेस्ट केस। और हमने बात करी थी कि आप बात को इंट्रोड्यूस करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तब एग्जाम्पल पे आते हो, तो ये भी बाहर हो गया। अब बी वाले दो ऑप्शन बचे हैं कि एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने फिलीपींस को टैग किया है दुनिया के सबसे बड़े
ओशन पोल्यूटर्स में से खास तौर से इसकी जो रिलायंस है सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर, जो सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर निर्भरता है फिलीपींस की, उसकी वजह से वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पोल्यूटर है। उसके बाद सी कह रहा है इन थाईलैंड आल्सो अ व्हेल डाइड लास्ट ईयर आफ्टर swallowing मोर देन 80 प्लास्टिक बैग्स। तो ये आपका सीधा एग्जाम्पल की तरफ जा रहा है, सी और डी। और इधर आप देख रहे हैं तो ए क्या कह रहा है, दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रेगुलरली किल्स वाइल्ड लाइफ लाइक व्हेल्स एंड टर्टल्स दैट इंजेस्ट द वेस्ट। तो आपको पता लग गया कि बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है कि इस तरह का पोल्यूशन, यानी जो ओशन वाला पोल्यूशन है जो कि वाइड स्प्रेड है अदर साउथ एशियन नेशंस में, क्योंकि यहाँ पे फिलीपींस की बात कर ली तो अब यहाँ पे बात होगी बाकी भी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहां पे है, और ये रेगुलरली किल्स वाइल्ड लाइफ लाइक व्हेल्स एंड टर्टल्स दैट इंजेस्ट द वेस्ट, जो उस कचरे को निगल लेती हैं, इंजेस्ट कर लेती हैं, उनकी मौत होती है। और फिर आप एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, इन द लेटेस्ट केस अ व्हेल विद 40 किलोज ऑफ प्लास्टिक ट्रैश इन इट्स स्टमक डाइड ऑन सैटरडे इन सदर्न फिलीपींस वेयर इट वाज स्ट्रैंडेड अ डे अर्लियर। तो वहां एक दिन पहले से वो पड़ी हुई थी और 40 किलो प्लास्टिक का कचरा उस व्हेल की पेट से बाहर आया। और इन थाईलैंड आल्सो, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको देखनी है। अब यहाँ पे सदर्न फिलीपींस की बात कर रहा है, फिर एक दूसरे देश की बात होने लग गई तो वहां आल्सो लग गया कि थाईलैंड में भी एक व्हेल पिछले साल मर गई जब वो 80 प्लास्टिक बैग से ज्यादा उसने निगल लिया था। तो डी और सी एग्जाम्पल में भी आल्सो वाला बाद में आएगा। यहां पे भी पोल्यूशन की बात हो गई आल्सो, और फिलीपींस की बात हो गई आल्सो वाला। तो ये सब कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं, ठीक है। चलिए, मैं स्कोर कार्ड आपका नहीं पूछूंगा, आप ईमानदारी से खुद देखिएगा, 12 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। अब हम शुरुआत कर रहे हैं अगले सेट की। ये सेकंड शीट है आपके पास, 27 क्वेश्चन है इसमें। द सेंटेंसेस गिवन ईच क्वेश्चन, पता ही है क्या करना है, आ जाओ लग जाओ यहाँ पे काम पे। और इन 27 क्वेश्चन की खास बात यह है कि इनमें सारे क्वेश्चन में चारों लेटर्स ओपनिंग स्टेटमेंट है। घड़ी का प्रेशर दूं कि ना दूं आपको? अच्छी बात है मृत्युंजय, 8 का स्कोर है आपका। शिल्पा के 10 है। कर लिया, इतना टाइम पर्याप्त है। आंसर भी आ चुके हैं, चंदन के, निशिकांत के, हितेश के, कुणाल के, शुभम के, गोविंद के। चलो, अच्छा क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि 5 क्वेश्चन मैं आपको एक साथ दिखा दूं उसके बाद डिस्कशन करें? ऐसा करते हैं, बार बार मेरे बोलने से भी डिस्टरबेंस होगी, आप अपना रिदम देखो, ठीक है। 5 क्वेश्चन के बाद डिस्कशन करता हूं। चलो, 5 क्वेश्चंस। बहुत अच्छे निशिकांत, कम लोग सही किए हैं इस क्वेश्चन को, मैं आपके ऑप्शन देख रहा हूं, बोलूंगा नहीं।
बट कम लोगों का सही है। निशिकांत आई थिंक इज द ओनली गाय सो फार। चलिए, टाइम इज अप फॉर दिस क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर गया है। जैसे कि मैं शुरुआत से ही आपको बोलता हूँ, हर टॉपिक में हम ऐसे ही करते हैं, जिसको ग्रेडेड पैटर्न बोला जाता है। आप पहले बेसिक लेवल करेंगे, फिर थोड़ा मॉडरेट होगा, इंटरमीडिएट लेवल, फिर डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाएगी। प्री टू मेंस सब कुछ कवर करना है, इसलिए हर तरह के लेवल का क्वेश्चन। बेबी, जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है, वो काम करते जाओगे, आपकी अंग्रेजी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। मुझे लगता है आपने अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया बैच, तो पीछे की चीज़ें जरूर पढ़ लेना, जैसे जैसे मौका मिले, बीच में मौका निकाल के, वीकेंड में, जब भी। चलिए, 25-30 आंसर आ चुके हैं इतने समय में, बहुत अच्छी बात। देखो, अब आ गया फिस्कल डेफिसिट, ये सब आपके फील्ड का टॉपिक। बहुत अच्छे, वेरी गुड। विशाल, सिमू, शुभम, मुकेश, संजना, एक्सेलेंट। देख रहे हो, इतने बड़े बड़े सेंटेंस भी आप आसानी से कर पा रहे हैं अब, और सही कर रहे हैं। कुछ लोगों से चूक हो रही हो तो हमेशा होगी, हम सब अलग अलग लेवल पे जुड़ते हैं चीज़ों को। और कब जुड़े हैं आप, कितने समय से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, हर चीज़ का फैक्टर का रोल पड़ता है। तो परेशान मत हो जाना कि इस क्लास में इतने लोग सही कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कर लोगे, आप भी करोगे, धीरे धीरे चीज़ें पकड़ोगे। तो देखो, यहाँ पे थ्रू फिजिकल डेफिसिट, दो फिजिकल डेफिसिट्स, सी नहीं ओपन करेगा, राइट। Higher deficit imply government might resort to using forex reserves to finance its deficit. This pushes the government to devalue the currency. ये आपको अगेन दिख रहा है, हायर डेफिसिट इम्प्लाई। ये कॉन्टिन्यूएशन है, मतलब ये ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं है। बी जो है वो अकेला ओपनिंग स्टेटमेंट है, यहां भी आप कंडीशन रख रहे हैं। तो थोड़ी बहुत रीडिंग की समझ के आधार पे आपको पता लग गया कि बी इज द ओनली स्टेटमेंट दैट कैन ओपन द पैसेज। और मैंडेटरी पेयर भी मैं अभी आपसे पूछूंगा कि क्या दो सेंटेंस कहीं अब बन रहे थे एक साथ। The fiscal deficits play a role, especially during currency crisis. This leads to lowering of the reserves. And in case there is a speculation on the currency, the government may not have adequate reserves to protect the fixed value of the currency. आप देखिए, जब से युद्ध शुरू हुआ है, रूबल डॉलर के मुकाबले कितना कमजोर हो गया है, जबकि बार बार ये बात होती है इतने बिलियन डॉलर का रिजर्व है उसके पास। हायर डेफिसिट्स इंप्लाई गवर्नमेंट माइट रिसोर्ट टू यूजिंग फॉरेक्स रिजर्व्स। अगर घाटा बहुत ज्यादा है तो जाहिर तौर पे वो सरकार को किधर लेके जाएगा, सरकार की निर्भरता बढ़ती है, जो उसके पास फॉरेक्स रिजर्व है वहां से वो अपने डेफिसिट को फाइनेंस करती है।
अपने घाटे को पूरा करने की कोशिश करती है। एंड दिस पुशेस द गवर्नमेंट टू डी वैल्यू द करेंसी, और ये सरकार को किधर पुश करती है कि वो करेंसी को डी वैल्यू करे। अब देखो ये सब टर्म्स हैं, जैसे आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, नहीं आते, मैं बार बार इस बात की चर्चा करता हूं, आपको पता होना चाहिए। अब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में क्या फर्क होता है? सेंटेंस से भी साफ साफ पता लग रहा है कि डीवैल्यूएशन डेलिबरेटली की जाती है, यानी कोई देश की सरकार जानबूझ करके अपने करेंसी को डीवैल्यू करती है। जैसे मुझे याद है 2016 में एक टॉक था मेरा डीसीएससी में, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। एट दैट टाइम आई वाज इन टाइम दिल्ली सेंटर ओनली। तो वहां पे टॉपिक यही था, उस समय चाइना ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया था। वो सेशन किसी कारणवश नहीं हो पाया था उस समय, कुछ प्लेसमेंट ड्राइव वाइव आ गई थी उनकी, बट मैंने तैयारी बहुत करी थी, तो मुझे अभी भी वो ध्यान में है, क्योंकि भाई जो हम ज्ञान सेशन करने जाते थे वहां पे, तो उस ज्ञान सेशन में था ये कि अब चाइना अपनी करेंसी को डीवैल्यू क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना का डोमिनेंस जो है वो पूरी दुनिया के मार्केट में है। पूरी दुनिया के मार्केट चाइनीज सामानों से अटे पड़े हैं, एकदम भरे पड़े हैं। तो आपको कंपटीशन को खत्म करना है, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो कारण होता है वो डीवैल्यूएशन होता है। अब डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन करेंसी की डेली बेसिस पे होती है। जैसे आप सुनते हो, आज शाम को न्यूज जब सुनोगे, बिजनेस न्यूज, तो वहां पे सुनने को मिलेगा ऑल इंडिया रेडियो पे भी कि आज डॉलर के मुकाबले रुपया इतने पैसे मजबूत हुआ या इतने पैसे कमजोर हुआ। उसी को हम अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन जो है वो तो इंटरनेशनल जो मार्केट फोर्सेस हैं उनकी वजह से हो रहा होता है, लेकिन जो डीवैल्यूएशन है वो जानबूझकर करती है कोई सरकार। अब यहां पे जैसे आपसे मैं अगर सवाल पूछूं कि अगर मान लो डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, तो फायदा किसको होगा? एक्सपोर्टर को होगा कि इंपोर्टर को होगा? तो ये सब लॉजिक आपको समझना आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पैसेजेस आपको मिल ही सकते हैं किसी भी तरह के क्वेश्चन टाइप में, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो आप। तो जरा कम मैं आपसे पूछूंगा, टाइम लगेगा, बस मोटे मोटे तौर पे समझा देता हूं आपको। अब जैसे मान लीजिए आज से 5 साल पहले का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये सब मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल ही है, कि अगर आज से 5 साल पहले एक डॉलर जो है वो 60 रुपए के बराबर था, ठीक है, और अब डॉलर जो है वो कमजोर हो गया, सॉरी रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया, तो अब एक डॉलर जो है वो 70 रुपए का है। मैं ये नहीं कि तुम फैक्चुअली चेक कर लग जाओ, नहीं सर 5 साल पहले इतना था, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ। अब सपोज करें आप कि आप जो हैं वो इम्पोर्टर हैं, यानी बाहर के देश से अपने देश में सामान मंगाते हैं। अब बाहर वाले ने अगर आपकी बिलिंग करी $100 की है, तो आपको पेमेंट $100 की करनी पड़ेगी। 5 साल पहले दूसरे देश वाले को $100 देने के लिए आपको $6,000 देने पड़ते थे, क्योंकि 60 रुपए का एक डॉलर था। आज जब भारतीय करेंसी रुपए डॉलर जो है के मुकाबले कमजोर हो गई है और एक डॉलर 70 रुपए का है, तो आज अगर वो $100 का बिल बनाता है तो अब आपको $7,000 पे करने पड़ते हैं। यानी अगर करेंसी आपकी डेप्रिशिएट होती है, तो जाहिर तौर पर डेप्रिशिएट का मतलब उसकी ताकत कम हो रही है, तो डॉलर के उसी एक यूनिट के लिए अब ज्यादा रुपए आपको देने पड़ेंगे। यानी अगर आप इंपोर्टर हैं तो आपको नुकसान होगा, जिसकी वजह से आप बार बार जब ऑयल का मामला सुनते पड़ते हैं, जो आने वाले दिनों में संकट एक बड़ा पैदा हो सकता है, जिस तरह से दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं, तो हम अपनी जरूरत का करीब 80% बाहर से इंपोर्ट करते हैं और पेमेंट हमें करनी पड़ती है डॉलर में। और वही अमेरिका की हेजमनी है, वो अमेरिका की दादागिरी है कि उसने पूरी दुनिया में जो है डॉलर का एक हेजमनी लेके आ गया। वो उसकी पावर है, उसकी लीडरशिप अपनी चल रही है, उसमें ट्रांजैक्शंस होंगे। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का रेट आपको डॉलर में सुनने को मिलता है, इतने डॉलर पर बैरल है क्रूड का इंटरनेशनल रेट। जो देश अब जैसे ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन लगा रखे हैं, वो रुपए में देने को तैयार है। अब समीकरण देखिए आगे आने वाले दिनों में बदलते हैं तो क्या होगा। लेकिन कहने का मतलब कि इंपोर्टर को हमेशा नुकसान होता है, लेकिन एक्सपोर्टर को फायदा होता है। अब जैसे मान लीजिए आईटी कंपनी का हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे देश में जो भी आईटीएस इंडस्ट्री है, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज वाली, वो सब काम हम एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका यूरोप का काम करते हैं हम। तो अब मान लीजिए हमें जो है पहले कोई $100 देता था, आज से 5 साल पहले, तो हमारे अकाउंट में $6,000 क्रेडिट होते थे। आज जब इंडियन करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है, तो वही सामने वाला अब जब $100 भेजता है तो हमारे अकाउंट में $7,000 क्रेडिट होते हैं। यानी एक एक्सपोर्टर के तौर पे करेंसी के डेप्रिशिएशन से हमें फायदा होता है, क्योंकि चाइना एक ग्लोबल एक्सपोर्टर है। जैसे मैंने पहले ही कहा, आपको भी पता है, दुनिया भर के मार्केट चाइनीज मालों से अटे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। वो तो डंप करते हैं माल को और वहां की लोकल मार्केट तबाह कर देते हैं।
तो ऐसे मामलों में अब देखो एक्सपोर्टर को फायदा कब हो रहा है, जब डेप्रीशिएशन हो रहा है। तो चाइना ने डेप्रीशिएशन छोड़ा, वो डी वैल्यू खुद ही कर दिया, करेंसी की डिवेल्युएशन कर दी, कि दुनिया के बाकी इकोनॉमी जो है वो उन पे बहुत बुरा इंपैक्ट आए और उसकी जो इकोनॉमिक ताकत है, माइट है, वो बढ़ती चली जाए। तो ये इनके पीछे की कहानी है। तो अब जैसे अभी कोई कह रहा था ना कि सर समझने में दिक्कत आती है, तो सर देखो मैं तो अभी क्वेश्चन आया, डिस्कशन आया, तो मैं समझा रहा हूं, बट ये भूख आपको होनी चाहिए कि आप इनके फंडामेंटल, और सर आप पढ़ भी रहे होंगे राशिद सर के साथ, इसीलिए हम कंप्लीट बैच दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेंस के लिए फिर अलग है, कंप्लीट बैच मिल रहा है, प्ली+ मेंस। पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, 6 महीने में वो नौकरी लेकर निकलेगा करियर वेल से। कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग है कि बार बार फीस देनी है, और फीस भी इतनी कम, आधी से भी कम कर दी जो 1 साल पहले थी, वो बस इसीलिए। लेकिन प्रोवाइडेड दैट वो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो। अब मैं इकोनॉमिक्स का टीचर थोड़ी हूं, बट क्योंकि मैनेजमेंट कंसल्टिंग के बैकग्राउंड से आता हूं, और कैट में बस अंग्रेजी का टीचर नहीं पढ़ा सकता अगर उसको खुद दुनिया का इतिहास, भूगोल, विज्ञान नहीं पता है, चीजों की एक्सपर्ट नहीं, बट एटलीस्ट बेसिक जानकारी हो, समझ हो आपको, तभी आप वो पैसेजेस समझा सकते हैं। वो मैनेजमेंट एग्जाम्स के, कैट के, जेट के, आईएफटी के पैसेजेस हैं, डिफिकल्टी लेवल हाई होती है। तो उसका फायदा आपको यहाँ पे डेफिनेटली मेरी क्लासेस में मिलेगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि आप अपने तरफ की मेहनत भी जरूर करते रहें। मुझसे तो मुलाकात आपकी 24 घंटे में एक बार होती है, बाकी दिन आपके पास है। पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, चीजों को समझने की कोशिश करिए, और मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करिए। जब पता है, जब आप इंटरव्यूज में ना इस तरह से आंसर करोगे, तब सामने वाले पैनल को यह लगेगा कि हाँ, सही मायने में ये बैंकर बनने में इंटरेस्टेड है। राइट, तो उसके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, डेफिनेशन रट के नहीं इंटरव्यू अच्छा होता है। तो खैर, बी के बाद डी पे पहुंच गया। फिर ए पे, इफ अ कंट्री फॉलोज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड ऑल्सो रन्स, वो ऑल्सो है, अ लार्ज डेफिसिट, इट कुड लीड टू अ स्पेकुलेटिव अटैक्स ऑन द करेंसी। और लास्ट में सी, सो दो फिजिकल डेफिसिट्स डू नॉट हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, दे प्ले अ रोल इन केस देयर इज अ क्राइसिस। सो BDAC था। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि जितने लोगों ने सही जवाब दिया है सबको समझ में आ ही गया था ये क्या कह रहा है, बट स्टिल आप करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? एसिड रेन के ऊपर था ये। जैसे मैंने कहा था, किसी भी एरिया से हमें चीजें मिल सकती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फोर्थ के साथ आप किसके साथ जा रहे हैं? ABCD, लेक्स एंड वाटर्स। The ecological effects of acid rain are most clearly seen in the aquatic or water environments such as streams, lakes, and marshes. Acid rays flow into streams, lakes. Acid rain primarily affects and lakes and become acidic. अब आप देखो, वही वाली बात, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अगर पढ़ने जाओगे तब तो हो चुका, मतलब उतने टाइम में आप नहीं कर पाओगे। अभी आपको जो बात बताई गई कि एक जो अप्रोच होता है पैराग्राफ का, वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ए ऑप्शन को छोड़ करके बाकी के सारे जो ऑप्शन हैं, BCD, ये सब स्पेसिफिक हैं, मतलब ये टेक्निकल्स में घुस रहे हैं। और ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो ब्रॉड सेंस में बात कर रहा है कि जो एसिड रेन के इकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, वो साफ साफ नजर आते हैं एक्वाटिक और वाटर एनवायरमेंट्स में, चाहे आप स्ट्रीम्स की बात कर लीजिए, लेक्स की बात कर लीजिए, या मार्शेस की बात कर लीजिए। तो एक के साथ एक ही ऑप्शन था, और यही तो अच्छी बात है, आप टिक करके तुरंत निकल लोगे। Acid rain flows into streams, lakes, and marshes after falling on forest, field, building, and roads. Acid rain also falls directly on aquatic habitats. Most lakes streams have a pH between 6 and 8. Though some lakes are naturally acidic even without the effects of acid rain. Acid rain primarily affects sensitive bodies of water which are located in watersheds, whose soils have a limited ability to neutralize acidic compounds such as buffering capacity. And lakes and streams become acidic. pH value goes down when the water itself and its surrounding soil cannot buffer and acid rain enough to neutralize it. In areas where buffering capacity is low, acid rain also releases aluminium from soils into lakes and streams. So again, simple सा point है, all these lines are specific. उसके बाद इट्स जियोग्राफी इज मार्क्ड बाय, तो सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो, जो सबसे लंबा सेंटेंस है ना, सबसे लंबा सेंटेंस है, बेबी आपके लिए है, और बेबी जैसे और भी जो स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं सर मैं तो पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्वेश्चन कहां से करूंगी? पढ़ने की जरूरत ही नहीं बच्चे, क्यों सीखा है आपने ये सारी चीजें? मच ऑफ द स्टेट, देखो यहाँ पे इट्स ज्योग्राफी एंड मच ऑफ द स्टेट, यानी किसी खास स्टेट की बात कर रहा है, तो ना तो सी स्टार्ट करेगा ना डी स्टार्ट करेगा, यानी ए और सी गायब हो गए। अब ए और बी में देख लो, फ्लोरिडा कोस्ट लाइन इज द कॉन्टिग्यूअस
इन द कॉन्टिग्यूअस यूनाइटेड स्टेट्स एनकम्पसिंग, और ए और बी में क्या लग रहा है आपको? करेक्ट ऑप्शन यहां पे है ए, राइट। सो इधर फ्लोरिडा की बात हो रही है और उसी स्टेट की चर्चा है, ए बी सी डी। अगेन यहाँ पे फ्लोरिडा कोस्ट लाइन इन द कॉन्टिग्यूअस यूनाइटेड स्टेट्स एनकम्पसिंग अप्रोक्सीमेटली 1350 माइल्स is the only state to border both the Gulfs of Mexico and the Atlantic Ocean. Much of the Florida is situated on the peninsula between the Gulf of Mexico, the Atlantic Ocean, and the states of Florida. The climate varies from subtropical in the north to the tropical in the south. राइट, सो उसके बाद इट्स जियोग्राफी, तो अब पता लग गया आपको कि इट्स जो है वो फ्लोरिडा के लिए है। मच ऑफ द स्टेट, ये द स्टेट किसकी बात कर रहा है? फ्लोरिडा की बात कर रहा है। तो ये आपका स्टार्टिंग था ए बी सी डी। द टैंक शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। द टैंक, अब देखो पढ़ने की जरूरत ही नहीं आगे, यानी किसी खास टैंक की बात करी जा रही है यहां पे, तो आगे पढ़ने की जरूरत है। अब आप अगर वही वाली बात, एनी गेट शुड बी केप्ट लॉक्ड अनलेस टू द टैंक इज रिक्वायर्ड, अब आप कहोगे सर इसमें तो हर जगह द टैंक है। इसीलिए मैंने कहा था कि हर क्वेश्चन को कॉन्टेक्स्ट में देखना और समझना है। तो क्या लग रहा है आपको, इसमें आप किसके साथ गए हैं सेकंड में? ए और बी, सी डी, बी डी बी, एनी गेट शुड बी केप्ट लॉक्ड अनलेस एक्सेस टू द टैंक। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए है, ए बी डी सी। The tank should be protected from unauthorized access to reduce the chance of intentional or accidents interference. The fence should allow natural airflow made from wish mesh and should be kept in good condition. Any gate should be kept locked unless access to the tank is required. उसके बाद डी, फॉर लार्जर टैंक्स 4 tons or higher LPG capacity, a security fence is required to keep it secure. While for tanks below 4 tons LPG capacity, there may be certain circumstances where a fence may not be necessary. Absence of fence can only be justified where the risk of interference is low and there is no uncontrolled public access. For example, due to tank location or other accessibility factor. So A, B, D, C यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। और फर्स्ट क्वेश्चन में दे मस्ट बी एबल टू फाइनेंस द एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट, दिस अप्लाइज टू एयरपोर्ट अडिक्वेट, करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो यहां पे दे मस्ट बी एबल टू फाइनेंस एंड दिस अप्लाइज, इतना पढ़ के समझ आ गया कि ए और बी नहीं करेगा ओपन। डी, एडिक्वेट एंड इफेक्टिव सेफगार्ड मस्ट बी इन प्लेस टू एंश्योर फेयर कंपटीशन एंड सस्टेन पार्टिसिपेशन बाई एयरलाइंस इन इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज अलाइक। और सी कह रहा है ईच स्टेट मस्ट डिसाइड ऑन द एक्सटेंट ऑफ विच एंड हाउ इट विशेस टू। सो दिस इज, यहां पे कौन कर रहा है ओपन? सी स्टेटमेंट ओपन कर रहा है कि ईच स्टेट मस्ट डिसाइड ऑन द एक्सटेंट टू विच and how it wishes to participate in the gradual process of liberalization. Adequate mechanisms must also be in place that can provide fast and effective dispute mediation or resolution. This applies to airport operators as well, wherein continuity and stability is essential for effective performance. तो ये this जो है, ये पूरी बात जो सी में मेंशन हो रही है उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि ये चीज एयरपोर्ट ऑपरेटर्स पे भी लागू होती है, जहां पे कॉन्टिन्यूटी और स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए। अडिक्वेट एंड इफेक्टिव सेफगार्ड्स मस्ट बी इन प्लेस टू एंश्योर फेयर कंपटीशन एंड सस्टेन पार्टिसिपेशन बाय एयरलाइंस इन इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज अलाइक, दोनों तरह के देशों में। और फिर लास्ट में दे मस्ट बी एबल टू फाइनेंस द एक्सपेंशन of airport capacity and facilities to meet demand over the long term while providing quality of service for passengers and freight. Mal to life, freight corridor. नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदीप के ऑल 5 करेक्ट हैं, बहुत अच्छी बात प्रदीप। सोनू के 4 राइट हैं। फटाफट, अब तो एक्सपर्ट हो गए आप, आपको पता है पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। करेक्ट ऑप्शन क्या है यहां पे? रॉकी के 4 करेक्ट है, मुकेश के 4, शालिनी के 4। कोई बात नहीं, कम भी है तो
कोई बात नहीं, अभी आगे देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस है ना ये। मैं क्यों इतना बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरम पूरा करना है कि नहीं मैंने पैराजम्बल करा दिए खत्म काम। मुझे पता है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस, ये बिल्ड करेगा बाकी क्वेश्चन टाइप्स को। परेशान मत हो, किसी के कम हो रहे हैं परेशान मत हो जाइए, आपका कंपटीशन आपसे है। अब देखिए यहां पे सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन टाइप में जो करा रहा हूं मैं पूरा का पूरा ये सेट, इसकी खास बात क्या है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ये नहीं कि दो में तुलना करनी है। वैसे ही पता लगा सी भाई ओपनर है यहाँ पे, बी करेक्ट ऑप्शन है, बी करेक्ट ऑप्शन है। द इंडियन डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टुक रूट्स इन द 1960s. As a result, India captured an increased proportion of this market, and at present, India is the world's leading diamond cutting and polishing center. तो सीधा सी और ए का मैंडेटरी पेयर है कि भाई इंडियन डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसने 1960 के दशक में ही शुरुआत कर दी, और इसी के परिणाम स्वरूप आज हमारे पास मेहुल चोकसी हैं देश से भागे हुए। तो पूरा सूरत का कारोबार आप देखें, कैसे कैसे न्यूज सुनने को मिलते हैं। दिवाली में अपने 350 एम्प्लॉइज को कार दे दिया, घर दे दिया, डायमंड किंग और क्या क्या। तो हमारी पूरा दबदबा है दुनिया भर की मार्केट में। तो अब उसी का रिजल्ट लिखा है, एज ए रिजल्ट इंडिया कैप्चर्ड एन इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ दिस मार्केट, क्योंकि हमने 60s में ही काम शुरू कर दिया था। फिर डी, इंडिया प्रोड्यूसेस, अब देखो आप अब स्पेसिफिक हो रहे हो, अराउंड 95% ऑफ द वर्ल्ड्स कस्ट एंड पॉलिश डायमंड पीसेस, एंड बाय कैरेट वेट इंडिया इज एस्टिमेटेड टू प्रोसेस 80% ऑफ वर्ल्ड रफ प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम एंड 58% बाय वैल्यू। और उसके बाद बी, एज कंपेयर्ड विद द ट्रेडिशनल डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर्स ऑफ बेल्जियम, India, with its low labor cost, opened up new possibilities for the world diamond industry by making diamonds affordable for new, less affluent buyers. तो क्योंकि हमारे यहाँ लेबर सस्ता है, दैट्स वाई हम जो है इसमें आ गए। तो खैर वो पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब एज द रिजल्ट, रिजल्ट पे तो शुरुआत में जाओगे नहीं, ए ऑप्शन बाहर हो गया, राइट। एज कंपेयर्ड विद द ट्रेडिशनल डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर्स ऑफ बेल्जियम। अब आपको पता है ये स्पेसिफिक है और डी भी स्पेसिफिक है, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन करने के बाद सब समझ पैदा हो जाएगी आपको। जो स्पेसिफिक हैं पहले हम जनरल शुरू करते हैं, फिर स्पेसिफिक पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सही करना, बहुत कम समय में इसको करना है और सही करना है। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड का क्वेश्चन था। अब मैं बता रहा हूं जैसे करना है, मैं हट जाता हूं थोड़ी देर, 5 सेकंड और टाइम दे देता हूं, सही करके जाओ। आखिरी सवाल आज की क्लास का। बहुत अच्छे साहिल, बहुत अच्छे मितेश, बहुत अच्छे आशीष, सिमू, सोनू, शुभम, चंदन, गौरव, प्रियंका, हनी, निशिकांत, सुमित, मुकेश। चलो सबने इज्जत रख ली। आई थिंक एक आंसर गलत आया, जितने नाम मैंने लिए हैं अब तक, अब तो बहुत तेजी से आ रहे हैं, मुश्किल है लेना। कैसे किया आपने क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं, आपने वैसे ही किया होगा। आपने देखा होगा सर ये देखा हमने, बिसाइड्स दीज, इसके अलावा, ये किसी की तरफ इशारा कर रहा है। यहां पे लिखा हुआ एनदर पॉसिबल ऑप्शन, एनदर यानी पहले कोई बात हो चुकी है, एनदर उसका कॉन्टिन्यूएशन है दूसरा, और अंडरस्टैंडिंग दीज को बेनिफिट्स। ये बस 3 फ्रेजेस या वर्ड हमें देखने थे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। बस इतने देखने में सॉल्व हो गया कि भाई इन तीनों की औकात नहीं ओपनर बनने की। सी के साथ एक ऑप्शन है, टिक मार के निकल लोगे। यही किया है ना आपने, हाँ या ना? जितने लोगों ने सही किया, भारी संख्या में किया है आपने, यही अप्रोच पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? देखो मेरे सिखाने का मतलब यही है कि जो सिखा रहा हूं वो सीखना है आपको। और सीखने का मतलब कि आंखें आपकी उधर उधर नहीं जानी चाहिए, जैसे जहां मेरी आंख जाती रहती है जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। अब मुझे इसीलिए दूर हट के पढ़ना पड़ता है, नहीं तो ये तो स्क्रीन है ना, चमकती है, दिखेगा भी नहीं। तो जैसे मेरी आंख को फटाफट दिख जाता है, आपको दिखना चाहिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब देखो सब पकड़ ले रहे हो, वे एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अब आने वाले दिनों में पूरा हफ्ता बड़ा मजेदार होने वाला है। मेरा ऐप बिगड़ गया था, रिंकू सही हो जाएगा ऐप भाई, ठीक है? सेम अप्रोच पकड़ रहे हो, सारा खेल अप्रोच का है। अब आपको याद आ रहा होगा शुरू से मैं अप्रोच 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 यही बोलता रहता हूं। लेंदी से लेंदी क्वेश्चन 5 सेकंड में निपटेगा आपका, अभी तो बस शुरुआत है। चलिए
अभी इस शीट में हमारे 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, कल हम इनको निपटाएंगे 20 के 20 क्वेश्चन। आज भी हमने कितने क्वेश्चन किए, 8 7 15, 15 क्वेश्चन आज किए हैं। रोज अपनी कैपेसिटी हमें बढ़ानी है। कल 20 करोगे, परसों संख्या और बढ़नी चाहिए, राइट। जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तब थोड़ा टाइम लगे, कोई बात नहीं। अब अगला जो मैं 5 स्टेटमेंट 6 स्टेटमेंट का दूंगा क्वेश्चन, उसमें आप टाइम लगा सकते हो, बट कल ये पूरा का पूरा हमें निपटाना है। चले, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। हाँ, उसका ध्यान रख लीजिएगा स्पोकन बैच का, इसीलिए मैंने 2 मिनट निकाल के उसके बारे में बात करी है। एक अच्छा मौका है, मतलब पैसा तो खैर वैसे भी कुछ ज़्यादा नहीं है। एक पुराने स्टूडेंट कह रहा था, सर अब तो फीस बड़ी कम कर दी आपने, हमारे ज़माने में तो वो सब हमारे 999 देने पड़ते थे, जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो। तो वो रेकमेंड करते रहते हैं, तो उसने कहा, मतलब मेरे दोस्त ने लिया, उसने बताया अब तो बस 1500 रुपये फीस थी इस वाले बैच की। अभी भी शायद थोड़ी सी बढ़ी है ना कुछ, अभी पूरा 2000 नहीं किया है। वो इसीलिए कि इतनी रीच बढ़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक चीजें पहुंचे। ठीक है, तो उसका भी फायदा उठा लीजिएगा स्पोकन का, नहीं तो वो शाम तक बढ़ जाएगी फीस। थैंक यू, कल मिलते हैं।